नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह सभी यहाँ पर कवर कराऊंगा। ये जो क्वेश्चंस हैं है आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी रिसेंटली में आपको पता है कि रेलवेज़ के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। उनमें साइंस का जो महत्व है वह बहुत ही ज़्यादा रहता है और आपके लिए उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हम ह्यूमन यानी कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एक वीडियो इम्पोर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारी सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिससे कि आपको आगे चलकर रिवीजन में बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। हमारे पास अभी 4 प्रकार के रक्त समूह डिस्कवर्ड हैं, ए, बी, ओ और ए बी। इनमें से इस रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1901 में इन्होंने खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? मतलब रक्त जो है वो हार्ट से नसों में जो बहता है, यह पूरा एक परिसंचरण तंत्र है और रक्त परिसंचरण तंत्र को विलियम हॉर्वे के द्वारा खोजा गया था। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो अगर आप बात करें कि आप 70 किलो के हैं तो आप 7% अपना मान सकते हैं कि आपके पास 7% जो है वह ब्लड होगा। तो अगर आप 100% हैं तो आपके पास मान लीजिए 100 किलोग्राम वजन है, तो आपके पास 7 किलोग्राम उसमें से रक्त का भार होगा। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर जो है एक हेल्थी पर्सन है उनके पास रक्त होता है। एक वयस्क महिलाओं में औसतन कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क महिला में औसतन थोड़ा सा कम होता है जो आदमी है उनके कंपेयर में। तो महिलाओं में 4 से 5 लीटर ब्लड औसतन पाया जाता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं? तो रक्त में मुख्यतः प्लाज्मा पाया जाता है, मतलब कि जो लिक्विड वाला पार्ट है वो, और रुधिराणु या ब्लड कार्पस्कल्स यानी कि जिनको रुधिराणु कहते हैं, और जिनमें आपको पढ़ा होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मुख्यतः यह पाई जाती हैं। तो रक्त में यह 2 तत्व पाए जाते हैं। रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? तो प्लाज्मा मतलब लिक्विड वाला पार्ट जो है वह 55% होता है और उसमें जो ब्लड कार्पस्कल्स होती हैं वो 45% होती हैं। यह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा जाता है, तो वो कौन कौन से भाग हैं? तो पहले आता है लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु, और जिनको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। और इनका साइंटिफिक नेम है, लाल रक्त कण का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका का साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट्स, और जो प्लेटलेट्स हैं और रक्त बिंबाणु हैं इनका साइंटिफिक नाम है क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो यह तीनों आप जरूर याद रखना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मतलब लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कण इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। और रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। देखिए आरबीसी ना हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह सामान को या फिर कोई भी पदार्थ है उसको ले जाने में मदद करती है। तो परिसंचरण का जो पदार्थ है उनके परिसंचरण का काम करता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है? तो डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। और रक्त बिंबाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है, अगर हमारा ब्लड बह रहा होता है शरीर के बाहर तो इसमें पपड़ी जैसी जमा देता है, जिससे कि हमारा ज़्यादा ब्लड बाहर ना बहे, जिससे कि हमें ब्लड की हानि ना हो। तो जो पपड़ी जैसी जमाएगा वो कौन रहेगा? वो प्लेटलेट्स, और शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करेगा डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी जो है यह परिसंचरण का काम करता है।
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो आरबीसी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है यह एक प्रोटीन है और यह एक प्रोटीन का यौगिक है। ठीक, मतलब कि प्रोटीन है और उसके साथ और भी कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो मिले हुए हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक का नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन में एक हमारे पास आयरन पाया जाता है जिसको हीमेटिन कहा जाता है। क्या? हीमेटिन। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। और थक्का कभी भी हमारे शरीर के अंदर नहीं बनेगा, यह जब हमारा ब्लड बाहर बह रहा होगा शरीर के, तब इसका कार्य शुरू होता है। शरीर में रक्त वर्ग कितने होते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ए बी और ओ, तो यह सारे के सारे हमारे रक्त वर्ग समूह हैं और ये एंटीजन की उपस्थिति के अकॉर्डिंग रक्त वर्ग को कैटेगराइज किया गया है। सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह कौन सा होता है? मतलब आप इस दुनिया में किसी को भी ले आइए, उससे यह खून अपने अंदर चढ़वा लेगा, तो ये होता है ए बी, क्योंकि इसके पास ए वाला एंटीजन भी होता है और बी वाला एंटीजन भी होता है। तो कोई सा भी इसके पास खून लेकर आप आ जाइए, अंदर एक भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी एंटीबॉडी तो शरीर में कोई भी ब्लड आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है? तो सभी को ब्लड जो दे सकते हैं वह कौन से होते हैं? वह ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। इनके पास ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो यह किसी को भी खून दे देंगे। तो कोई भी एंटीजन ना होने की वजह से एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, और जब एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो उस आदमी के शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एंटीबॉडी नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर के रूप में आप ए बी और ओ को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो आरएच फैक्टर का संबंध है। तो आरएच फैक्टर आपने कई बार पढ़ा होगा, यह किससे संबंधित है? तो यह हमारे रक्त से संबंधित होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त पर संचरण कौन करता है? तो हमारे शरीर में रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में प्रेशर जो देता है वो देता है कौन? हृदय। तो हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 ऑर्टियम और 2 एंट्रिकल, यानी कि दो आलिंद और 2 निलय होते हैं हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, और स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश में बोला था। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान जो है वह फेफड़ों में होता है। और रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है कौन? फाइब्रिनोजन। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता? जैसे आपके शरीर में जो खून बह रहा है तो अंदर भी तो थक्के बन सकते हैं, तो किस प्रोटीन की वजह से आपके थक्के नहीं बनते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए इसका नाम है हेपेरिन। रक्त का तरल भाग कहलाता है तो वो कहलाता है प्लाज्मा, और यह कितना होता है? तो यह 55% होता है। एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है? तो एड्स रोग में कोई भी आदमी मरता नहीं है। एड्स रोग की वजह से वह नहीं मरेगा, लेकिन एड्स के कारण WBC अफेक्ट हो जाएगा। WBC में भी अगर आप और अंदर जाएंगे तो इसके पार्ट में जो लिम्फोसाइट होते हैं तो उनमें टी हेल्पर लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है कौन? एड्स रोग, जिसकी वजह से रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। अगर आपको बुखार भी आएगा तो लंबे समय तक रहेगा और आपके शरीर में कमजोरी आएगी, जिसकी वजह से आप क्या होंगे? आप शारीरिक कमजोरी का शिकार होते जाएंगे और अंत में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो एड्स के कारण मृत्यु नहीं हुई, किसकी वजह से हुई? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने के कारण एड्स बीमारी में मृत्यु हो जाती है। एंटीबॉडी क्या है? मैं कई बार आपको बता रहा था कि एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। और एंटीजन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं।
और एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन? ए और बी। देखिए, ए हमारे पास ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप है। जब आप ए वाले आदमी के पास जाएंगे तो उसके पास एंटीजन होगा ए का। तो ब्लड किसका ले सकता है? वो ऐसे से ले सकता है जिसके पास ए वाला एंटीजन तो हो या तो कोई एंटीजन ना हो। तो ए से ब्लड ले लेगा और ओ से ब्लड ले लेगा। ओ से आपको पता है ना कि यह सर्वदाता होता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। बी के पास बी वाला एंटीजन होगा, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा और ए बी के पास ए बी वाला एंटीजन होता है। इसी वजह से जो ए बी है इन तीनों से ब्लड को ले लेता है और जो ओ है इन तीनों को ब्लड दे देता है। अगला प्रश्न देखें तो ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में। पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है? तो 1 से 1.5 मिनट तक का समय पूरे शरीर में ब्लड को बहने में या संचरण करने में लगता है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं, तो यह रोगाणु से रक्षा करती हैं और लिम्फोसाइट क्या होती हैं? तो WBC का ही एक प्रकार होती हैं। मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो कैल्शियम की भूमिका महत्वपूर्ण है रुधिर स्कंदन में। और मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में कैल्शियम की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि रक्त के जमने में कैल्शियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो पीएच अगर आप समझ गए होंगे एसिड बेस, और जो एसिड होता है और जो बेस होता है और साथ साथ जो न्यूट्रल होता है उसको नापने वाला एक स्केल होता है। कौन? पीएच स्केल, जिसमें ब्लड का पीएच कितना होता है? तो वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, 7.35 से 7.45 के बीच में। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिली रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिली रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन जो रुधिर स्कंदन से संबंधित है यौन उत्पन्न करता है। तो इसे कौन उत्पन्न करता है? यौन नहीं, इसे कौन होना चाहिए? कौन उत्पन्न करता है? तो यकृत इसको उत्पन्न करता है। यकृत मतलब लीवर की यहाँ पर बात हो रही है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होता है? बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कम होगा तो आप तेजी से सांस लेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब है वो होता है 120/80 mm/Hg होता है। यह यानी कि जो प्रेशर की जो यूनिट है वो है mm/Hg, ब्लड प्रेशर की। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोते समय वह रिलैक्स होता है, बॉडी के अंग अधिकतर काम नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से रक्तचाप घट जाता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो आरबीसी की संख्या डीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम है पोरफायरिन। तो पोरफायरिन हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम है। मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो यह गुर्दा या किडनी पीएच फैक्टर को नियंत्रित करता है। एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है? तो 50 से 100 मिलीग्राम जो है एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल रहता है। रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? इसके बाद अगर हम देखें रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो रक्त प्लाज्मा का जो रंग है वह कोई भी रंग नहीं होता, यानी कि यह रंगहीन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन या डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो वो होता है 80। और सिस्टोल कितना होता है? तो वो होता है 120। सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो वो होता है 120 mm/Hg के बराबर, यानी पारे के बराबर। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग गुर्दे को प्राप्त होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो सेंड स्टीनर व वीनर। तो
तो सेंड, स्टीनर व वीनर इन दोनों ने मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी। रुधिर वर्ग O धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? तो इनमें जो एंटीजन A और B हैं यह दोनों ही नहीं पाए जाते। इसी के कारण यह सभी को अपना खून दे पाते हैं। रुधिर वर्ग A में एंटीजन A होता है और रुधिर वर्ग B में एंटीजन B होता है। और AB में कौन सा होता है? A और B दोनों होते हैं। रुधिर वर्ग AB में एंटीजन A और B दोनों होते हैं, यह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। RBC के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति RBC के निर्माण के लिए जरूरी है। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंदित होता है, मतलब धड़कता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? तो इसमें 5 लीटर जो रक्त है उसकी पंपिंग होती है। 72 बार जब धड़कता है तो उसमें 1 मिनट में 5 लीटर रक्त की पंपिंग हो जाती है। और मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड ही होता है और महिलाओं में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। रुधिर में WBC मतलब जो वाइट ब्लड सेल हैं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है क्या? ल्यूकेमिया। यानी WBC ज़्यादा हो जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? तो अगर O है या RH है तो वह किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। और रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो मायोग्लोबिन जो है ये मांसपेशियों में ऑक्सीजन को एकत्रित या इकट्ठा करता है। अब यहाँ पर माता पिता के अनुसार कौन सा रक्त संभावित है? अगर माता और पिता दोनों के पास O है तो बच्चों को O ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर माता के पास O है और पिता के पास A रक्त समूह है तो संभावित है कि बच्चे के पास O और A कोई भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार O और B में O और B प्राप्त हो सकता है। और O है और पिता के पास AB है तो बच्चे के पास कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? तो A और B प्राप्त होगा। O की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी क्योंकि मेट होता है ना, मिलते हैं आपस में। और माँ और पिता दोनों A के हैं तो बच्चे के पास A और O संभावित है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यह आपको करा रहा हूँ। अगर A और B माता पिता में है तो हो सकता है कि बच्चे के पास O भी हो जाए, A भी हो जाए, B भी हो जाए और AB भी हो जाए, मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। देखिए, अगर पिता के पास A है और माता के पास B है, एग्जाम्पल लीजिएगा, तो एक ऐसा होगा जिस पे कार खाली होगा। तो जब ये मेट करेंगे तो A भी आ सकता है और A लोग मेट करेंगे तो AB भी आ सकता है और AI भी आ सकता है और BI भी आ सकता है और इनके पास आई भी आ सकता है। यानी कि इनके पास ना A एंटीजन है ना B, मतलब कि हो गया A भी आ गया और AI अगर होगा तो A ब्लड ग्रुप और BI अगर होगा तो B ब्लड ग्रुप। तो यानी कि चारों ब्लड ग्रुप जो है बन सकते हैं अगर माता पिता का A और B ब्लड ग्रुप होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखें, अगर माता A हो और पिता AB हो तो AB और AB आने की संभावना होगी। और अगर माता पिता दोनों B और B ब्लड ग्रुप के हैं तो B और O ब्लड ग्रुप बच्चे में आने की संभावना होगी। अगर माता में B और पिता में AB ब्लड ग्रुप है तो AB और AB तीनों ब्लड ग्रुप बच्चे में आने की संभावना होगी, लेकिन O आने की संभावना नहीं होगी। इस प्रकार से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम मानव में जो हड्डियां हैं उनकी और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनकी। जैसे कि अस्थियों यानी कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 206। सबसे छोटी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है? तो वो है कान के मध्य भाग में स्थित रहती है यह हड्डी। कान में 3 हड्डियां रहती हैं तो उनमें से एक होती है कौन थी? स्टेपस या स्टेपीज। तो यह जो है यह सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे जो जंघा या जांघ की हड्डी होती है उसको हम फीमर कहते हैं, तो यह सबसे बड़ी हड्डी होती है। और दूसरे नंबर में सबसे बड़ी हड्डी होती है ह्यूमरस, जो कि हमारे जो जहाँ पर आप डोले सोले बनाते हैं ना वो वाली हड्डी, ठीक। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो कशेरुकाओं की कुल संख्या होती है 26 और पेशियों की कुल संख्या होती है कितनी? 639। और इसके बाद अगर हम देखें सबसे लंबी पेशी होती है कौन? सार्टोरियस।
और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो हमारे पास दो आंत होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। बड़ी वाली जो आंत है वह डायमीटर में बड़ी है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। और छोटी आंत जो है लंबाई में तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जब डायमीटर इसका देखेंगे तो काफ़ी छोटा होता है, तो इसकी लंबाई 6.25 मीटर होती है। यकृत का भार कितना होता है पुरुषों में? तो मानव शरीर के लीवर का भार कितना होता है? तो पुरुषों में लीवर का भाग होता है भार 1.5 से 2 किलोग्राम, और लीवर का भार महिलाओं में होता है 1.3 किलोग्राम, मतलब 1300 ग्राम। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा जो लीवर या यकृत है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। सर्वाधिक पुनरुद्धावन की क्षमता किसमें होती है? मतलब दोबारा से डेवलप होने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है किसमें? लीवर या फिर यकृत में। सबसे कम पुनरुद्धावन की क्षमता किसमें होती है? मतलब दोबारा से रीडेवलपमेंट की क्षमता सबसे कम किसमें होती है? तो मस्तिष्क में जो है यह क्षमता सबसे कम होती है कि दोबारा से यह अपने आप को डेवलप कर सके। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो हमारे दांत का जो एनेमल होता है ना, दांत के ऊपर का हिस्सा, वह सबसे कठोर होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पैरोटिड ग्रंथि, और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान इतना होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग 5 से 6 लीटर या 5.6 लीटर के आसपास होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग आपको 100+ बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर कराए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली ऐसी जीके, स्टैटिक जीके और साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के लिए। और दोस्तों इसी प्रकार मैं बायोलॉजी की लगभग 4 क्लासेस लेके आऊँगा, और उन 4 क्लासों में आपके सारी की सारी बायोलॉजी कवर करा दूँगा, और सारी की सारी क्लासें लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर ही रहेंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।